हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा डीप में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक आपको नियम है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इतनी बात जानते हैं कि न्यूटन के गति का जो नियम होता है वो न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे हम आते हैं प्रथम नियम पर, ठीक है। सबसे पहला हम आते हैं प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में क्या बताया? अब इतनी बात आप जानते होंगे कि इस प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम, यह भी याद रखेंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो अब आता है कि भैया न्यूटन के प्रथम नियम में क्या बताया। तो इन्होंने सिंपल में न्यूटन जी ने यही बताया कि कोई भी यदि वस्तु है तो यदि वो स्थिर है, ठीक है, यदि वो विरामावस्था में है, एक स्थिर अवस्था में है, तो वो सदैव स्थिर रहना चाहता है। और कोई भी वस्तु है वो यदि गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। समझ में आ गया होगा। जैसे कहने का मतलब ये था कि न्यूटन कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये बोर्ड है, तो ये एक स्थिर अवस्था में है, तो ये सदैव ऐसा ही रहना चाहता है। अब कोई व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, जैसा कोई कार है वो गति कर रहा है, तो वो सदैव गति करना ही चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, जब तक कि कुछ वहां से उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, कोई बल ना लगाया जाए बाहर से। जैसे कि ये है, अब इसको मैं चाहूँ तो इस प्रकार में क्या कर सकता हूँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम गति कर सकते हैं, तो इस पर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं ना। तो आशा करते हैं कि प्रथम नियम तो बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकली है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। अब क्या आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही आपको लिखना है जो मैं लिखूंगा। आप लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब देखिए, या तो आप लिखिए इस नियम के अनुसार, या आप ये भी लिख सकते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियमों के अनुसार कोई वस्तु, आप ऐसे लिखेंगे, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, स्थिर हो, तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, तथा जो वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर बाहर से कोई बाह्य बल न लगाया जाए। समझ गए होंगे आप न्यूटन के गति का प्रथम नियम को
देखिए हमने बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे बताया है कि इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं जो आराम से वहाँ पे स्थिर है। जैसे आप मान लेते हैं आप जहाँ पे बैठे होंगे वो स्थिर अवस्था तो ये होगा, जिस चीज़ पे आप बैठे होंगे वो एक जगह स्थिर है और आप चाहें तो अभी उसको हिलाएंगे तो वो हिलने लगेगा, परंतु जब तक आप फोर्स उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वैसा ही रहेगा, जीवन भर वो वैसा ही रहेगा यदि उस पर फोर्स ना लगे, यदि उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। तो वही कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसा इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, गतिमान अवस्था में जो है वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो फैन है आपका पास, पंखा तो होगा, पंखे को आपने ऑन किया हुआ है, ठीक है, बटन को आपने टिपा हुआ है, वो ऑन है तो पंखा नाच रहा है। अब जैसे ही आपने फैन को बंद किया तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से फैन रुक गया, धीमा 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 करके उसके बाद ना वो रुकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं पहुंच रही है परंतु वो फिर भी धीरे धीरे घूम रहा है। इसका मतलब वो क्या है, वो गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, परंतु आपने फोर्स लगा दिया, उसको फोर्स से बंद कर दिया, बटन को जब ऑफ किया आपने तो फोर्स एक लगा जिसके कारण वो क्या हो गया, वो स्थिर अवस्था में हो गया। तो वही सब इसका एग्जाम्पल है, तो और जिस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आशा करते हैं कि प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, आप यही लिखेंगे कि इस नियमों के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर में हो तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये हो गया इसका प्रथम नियम का परिभाषा, प्रथम नियम जो है, परिभाषा नहीं, प्रथम नियम मतलब फर्स्ट लॉ जो है वो हो गया। इसका आप एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में बहुत कुछ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यही कह देंगे कि फैन की गति मतलब पंखे की जो गति है, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि कार की गति। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ है, टेबल जो स्थिर टेबल है, ठीक है, स्थिर आप टेबल का भी दे सकते हैं, स्थिर टेबल, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है, इत्यादि बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। गूगल से भी आप चाहेंगे तो आप जो इसका फेमस जो एग्जाम्पल है वो भी आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे केवल गूगल पे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण, तो आपको 2-3 उदाहरण देंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए फेमस एग्जाम्पल बताएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना बहुत है, ठीक है, 11th के लिए तो इतना बहुत है। दूसरा आता है, अब आते हैं हम द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब देखिए न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है ना, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले संवेग पता होना चाहिए कि संवेग कहते किसे हैं। फिलहाल तो वो हमने टॉपिक बहुत बार पढ़ाया हुआ है, एक बार और भी हम पढ़ा देंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा संवेग पर डिस्कस करूँगा। देखिए संवेग बराबर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं चलने वाला। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। यदि हम संकेत में लिखें तो संवेग को हम P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल m से और वेग को v से। तो हम लिख सकते हैं P = mv, हम कह सकते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग का हम परिभाषा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग का ये परिभाषा फॉर्मूला आपने जान लिया, परिभाषा हमने बोला ही है, और ये याद रखेंगे कि P = mv होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब आते हैं हम द्वितीय नियम पे। देखिए द्वितीय नियम में क्या बताया, न्यूटन जी ने यही सिंपल वे में यही कहा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर
उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। समझ में आया? उन्होंने सिंपल वे में क्या कहा, सबसे पहले मैं नियम लिख दे रहा हूँ। इन्होंने कहा न्यूटन ने कि आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के या आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका द्वितीय नियम। हमने लिखा है इस नियमों के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर संकेत रूप में लिखूं तो संवेग में परिवर्तन के दर को आप लिख सकते हैं, संवेग को हम p से मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली समझिएगा, अभी हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये समझना है कि मान लेते हैं दो वस्तु है, एक A वस्तु है और एक B वस्तु है। अब इन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो भी m है और ये भी m है, मतलब दोनों द्रव्यमान एक सामान्य है। मान लेते हैं A जो वस्तु है ये 10 kg का है, तो B जो वस्तु है ये भी 10 kg का होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि द्रव्यमान सामान्य है, परंतु इसका जो वेग है वो v1 है और इस वस्तु का जो B वस्तु है इसका वेग v2 है। मतलब द्रव्यमान तो सामान्य है परंतु वेग अलग अलग है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो A का जो संवेग होगा, ध्यान से समझेंगे, जो A वस्तु है, A वस्तु का संवेग, अब A वस्तु के संवेग को हम PA लिख देंगे। ठीक है, A वस्तु का संवेग, देखिए A अब P क्या है, संवेग है, तो A वस्तु का संवेग हमने लिख दिया संकेत रूप में। अब बताइए A वस्तु का संवेग क्या होगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो A का द्रव्यमान है m, अब वेग क्या है v1 है, तो v1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार B वस्तु का संवेग हम देखें तो PB हम लिख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, mv2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही ना हमसे कहा गया, क्या हमसे कहा गया कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग क्या है, तो संवेग में हम क्या लिख देंगे, PB माइनस PA/T। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसी को ही हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन का दर। दर मतलब होता है समय, तो हमने T से भाग दिया है और ये संवेग में ही तो परिवर्तन हो रहा है ना, ये दोनों संवेग है, अब माइनस कर दिया तो संवेग में परिवर्तन हम कहेंगे। देखिए ये PB माइनस PA किया है, आप चाहें तो PA माइनस PB भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या क्या न्यूटन जी ने हमें बताया। देखिए यहीं से हमने ये नियम बोला है, हमने कहा है कि इस नियमों के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व करके आगे हमें क्या मिलता है। इसी को यदि हम सॉल्व करें तो F समानुपाती का यदि हम चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को अभी हम हटाएंगे, पहले हम समानुपाती देते हैं। PB की जगह पर हम लिख सकते हैं m इंटू v2, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर mv2 और माइनस है तो माइनस PA के जगह पर mv1 हमने लिख दिया और बाई T हमने कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे और समझेंगे आप
तो ये हमने f लिख दिया समानुपाती। देख रहे हैं दोनों में m सामान्य है, तो m को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो m बाहर निकल गया। अब यहाँ पे v2 माइनस v1/t बच गया, तो t हमने लिख दिया। अब देखिए ये भी वेग है, ये भी वेग है और नीचे समय है, तो बताइए इसे हम कह सकते हैं ना कि वेग में परिवर्तन के दर। अब हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो इतने के जगह पर हम त्वरण लिख सकते हैं, क्योंकि त्वरण का हमने परिभाषा ही बताया है और ये हमने फॉर्मूला भी बताया था। तो त्वरण क्या होता है, परिभाषा ही होता है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इतने के जगह पर हम त्वरण लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिखेंगे f समानुपाती m और इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। ये क्या है, त्वरण का संकेत है। अब यहाँ से अब सॉल्व आपका हो गया है। ये हम f हमने लिख दिया, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे k एक नियतांक आता है और ये m है और a है, तो a हमने लिख दिया। अब न्यूटन ने यहाँ पे जो k स्थिरांक है इसका मान दिया, k इक्वल टू न्यूटन ने कहा कि 1 होता है। तो यदि k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो f इक्वल टू ma मिला। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है और ये आपका प्रूव्ड हो गया बल का फॉर्मूला। यही तो है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो ये आपका जो क्या होता है, बल का फॉर्मूला किससे आता है, तो गति का द्वितीय नियम से आता है। तो ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बल का फॉर्मूला मतलब बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से उत्पन्न हुआ है, तो आप बता देंगे कि द्वितीय नियम से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास चारों देगा कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार आपसे देता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये दो आपको दिखा देना है कि दो वस्तु A व B हैं। A का द्रव्यमान m1 v1 है और इसका द्रव्यमान और वेग क्या है, m1 v2 है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद तृतीय जो नियम है बहुत ही सिंपल है, उसको हम देख लेते हैं। ले लिए होंगे आपने, ठीक है। चलिए हम आगे यहीं पे हम देख लेते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कम स्टूडेंटों को जो द्वितीय नियम है ना वो समझ में आता है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो टॉपिक है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज भी किया था हमारे पास कि सर आप न्यूटन के गति का नियम पढ़ा दीजिए, तो उसको लिए मैंने सोचा कि इसको जल्द से जल्द आपको कंप्लीट कराया जाए। तो अब आते हैं तृतीय नियम। तो देखिए तृतीय नियम में क्या बताया, न्यूटन ने तृतीय नियम में हमें केवल सिंपल वे में यही कहा कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्या हुआ, आप लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि द्वितीय नियम का आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब इसका सिंपल में यही है, जो न्यूटन का जो लॉ है ना ये ज़्यादातर जो क्या है दैनिक जीवन में ही इसका एग्जाम्पल है। मतलब पूरा ये प्राकृतिक के पर एग्जाम्पल है। जैसे कि प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं कि जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको प्रतिक्रिया मिलेगा, वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसे आप किसी को गाली देते हैं तो वो आपको सम्मान नहीं करेंगे, वो भी आपको गाली देंगे। और यदि आप किसी का सम्मान करते हैं, उसको अच्छा से समझते हैं, उसको मानते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से समझेंगे, वो भी आपको सम्मान करेंगे। ठीक है, ऐसा ही है न्यूटन का ये लॉ। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि आप कोई बॉल है
अब वो जो बॉल है उसको आपने क्या किया, एक दीवार है उस पर आपने मारा, तो जैसे उस बॉल को तेजी से मारा तो जितना तेजी से उस दीवार पे लगेगा उस दीवार से टकराकर वो जस्ट बैक आएगा, तो उतनी ही तेजी से आएगा। ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि प्रत्येक जैसा आपने कार्य किया वैसा आपको फल मिला। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं आपने हाथ उठाया और किसी को एक चट्टा आपने मार दिया, तो जब आप एक चट्टा किसी को मारेंगे, ठीक है, तो आप उसको जितना चोट लगेगा उसके गाल पर उतना ही आपको हाथ पर भी चोट लगेगा। ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है मेरे हाथ को ही मारता है, तो ऐसा नहीं कि मुझे ही चोट लगेगा, उसको भी चोट लगेगा। ठीक है, यही होगा कि वो मार रहे हैं तो उनको थोड़ा कम चोट लगेगा, हमको ज़्यादा लगेगा, परंतु क्रिया प्रतिक्रिया तो हो रही है ना। वो सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप फेमस दे सकते हैं कि बंदूक का चलना, बंदूक का पीछे की ओर हटना। ठीक है, बंदूक का पीछे की ओर हटना। ठीक है, जैसे बंदूक जब चलता है ना तो जितनी तेजी से आगे वो क्या होता है, गोली जाती है, उसी प्रकार वो धक्का भी पीछे भी बंदूक आता है, जिसके लिए छाती का इस्तेमाल हम करते हैं बंदूक चलाते समय। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है रॉकेट नोदन। ठीक है, अब रॉकेट नोदन में कैसा, तो जैसे रॉकेट जब उड़ाया जाता है तो देखे होंगे रॉकेट जितनी तेजी से वो ऊपर जाता है वो उतने तेजी से हमारी पृथ्वी पर भी क्या होता है, वो फोर्स लगाता है, बल लगाता है। ठीक है, जैसे रॉकेट जब उड़ेगा ना, ये मान लेते हैं रॉकेट है तो ये उड़ रहा है, तो जैसे वो ये उड़ता है ये उतना तेजी से यहाँ पे आप देखे होंगे कि जो क्या होता है, धुआं होता है उसको छोड़ता है और उसमें आग भी होता है। तो ये धुआं जो है, वो जो आग है, ये हमारी पृथ्वी पर भी फोर्स लगाता है, और जितना ये फोर्स लगाएगा उतने तेजी से ही ये रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए नीचे फोर्स लगाया, ऊपर ये गया, तो प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको न्यूटन के गति का जो नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको समझ में आ गया है तो आप केवल एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमें कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप बताते हैं तो थोड़ी सी संतुष्टि होती है कि चलिए हमारा पढ़ाए हुए किन्हीं को, कोई भी विद्यार्थी उनको समझ में आ गया। ठीक है, आपका समय वेस्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार आप बता दीजिएगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।